हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक अवस्थी। जैसे मैंने इससे जो मेरी पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था कि इतिहास को जिन 3 खंडों में विभाजित किया गया है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल जिसमें मतलब 3 खंड जो विभाजित किया गया तो उसमें था एक प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को शामिल किया गया था। पाषाण काल क्या है? जब पाषाण काल वो समय था जब लोग ज़्यादातर पत्थर के औजार ही यूज़ किया करते थे। अब पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसमें एक पाषाण काल ताम्रपाषाण काल युग माना मतलब जोड़ा गया था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको मतलब ताम्रपाषाण का इसमें ऐड किया जाए। तो आपको मैंने बताया था कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी क्या थी? आग की खोज थी। वो तो बाद में उन्होंने आग की खोज की, लेकिन उससे पहले वो एक बिल्कुल आदि मानव के रूप में रहते थे। उन्हें कुछ पता नहीं था, उन्हें पढ़ना लिखना कुछ पता आता नहीं था और वो सिर्फ कच्चा मांस खा के जीवन अपना व्यतीत किया करते थे। फिर उन्हें जब आग की खोज हुई तो उन्होंने समय में थोड़ा जीवन शैली में वो परिवर्तन लाए अपने, और फिर उन्होंने वहाँ से मांस को पकाना धीरे धीरे स्टार्ट किया। जब आग की खोज हो गई तो जो वहाँ पे जो वो पूरा पाषाण काल में जो लाशों को दफनाया करते थे वो उनका अंतिम संस्कार करने लगे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन जीवन शैली में वो अपने परिवर्तन लाते गए, समय बीतता गया। और फिर उन्होंने जैसे कि पूरा पाषाण काल मैंने बताया था कि जब वो आपका मध्य पाषाण काल है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उन्होंने देखा होगा कि कोई ना कोई जानवर कोई फूल फल खा रहा है, और तो उन्होंने वो भी मतलब फूल फल खाए होंगे। और फिर देखा होगा कि कोई ना कोई बीज गिरा है। फिर थोड़े समय बाद उन्होंने ध्यान दिया होगा कि जो ये बीज मैंने खाया था गिरा है, वो वहाँ से फल मतलब वहाँ से एक पेड़ निकल रहा है छोटा सा। तो उन्होंने इसका वेट किया, उन्होंने देखा और फिर उन्होंने उनकी जानकारी धीरे धीरे होना स्टार्ट हुई कि जो हम लोग फल फूल खाते हैं वो फिर से उगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार समय बदला, नवपाषाण काल आया और सबसे ज़्यादा कृषि और जो उन्होंने स्थायी आवास बनाया था वो नवपाषाण काल में बनाया था। क्योंकि जब उन्होंने कृषि करना स्टार्ट की तो अपनी ज़मीन छोड़ नहीं सकते हैं कि कृषि यहाँ कर रहे हैं और रहे 50 किलोमीटर दूर रहे, तो वहीं पे उन्होंने अपना एक स्थायी आवास बना लिया। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी ये थी कि इन्होंने अपने एक पालतू जानवर कुत्ता, मतलब एक कुत्ता जो था उसको अपना पालतू जानवर बना लिया था। फिर उसके धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब मैंने बताया था डॉक्टर प्राइम रोज जिन्होंने इसकी खोज की थी पाषाण काल की, उन्होंने फिर जब आगे खुदाई की तो उसमें पता चला कि कुछ तांबे की भी चीज़ें मिलनी, तांबे के औजार मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन तांबे का जो असली रूप है वो आपको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। विस्तार जितना था सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा तांबे का। तो इसी के साथ हम आज सिंधु सभ्यता आपको पढ़ाएंगे। सिंधु सभ्यता आखिर क्या है, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा और इसे आदि ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया। तो चलिए बताते हैं आपको। आदि ऐतिहासिक काल, जैसे मैंने बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, हम लोग को साक्ष्य तो मिले थे, साक्ष्य मिले थे, लेकिन इसमें जो साक्ष्य हम लोगों को मिले उसमें कुछ भाषाएं मतलब कुछ अजीब सी मतलब भाषा लिखी हुई थी। जो लिखित में तो हम लोग को इसमें साक्ष्य मिले थे लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। लिखित में तो थे लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका था। अब इसे पढ़ा क्यों नहीं जा सका? क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो आपको भाषा देखने को मिलती है वो भाषा लगभग ऐसी थी, आप मान लीजिए जैसे कि यूं प्रकार की थी भाषा, सर्पिलाकार। जो लिखावट मिली है सिंधु सभ्यता में वो सर्पिलाकार मतलब थी, बिल्कुल ऐसी थी। तो अब ये था क्या, इसमें इन चित्रों में कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उन्होंने अपने भाव प्रकट किए होंगे। समझिएगा बात को। लिखित हुई यहाँ पे सिंधु सभ्यता, आखिर इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसको आखिर सिंधु सभ्यता नाम दिया क्यों गया। सबसे पहले आप देखेंगे कोई भी सभ्यताएं की जो पहले जब खुदाई वुदाई हुई और जो मतलब खुदाई जब की गई, कोई भी सभ्यता हो, सिंधु सभ्यता हो, फिर इसके बाद मेसोपोटामिया की हो, मिस्र की हो, तो आप ध्यान देंगे कि हर सभ्यता एक नदी के किनारे ही मिली है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कि जो पहले मैंने बताया तो पाषाण ये चला है, पूरा ये चला है आपका प्रागैतिहासिक काल से चला है लगभग। फिर जब आज समय व्यतीत हुआ तो लोगों ने निवास करना नदी के पास ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि नदी के पास जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है। जो उन्होंने खेती के बारे में उन्हें पता चल गया था और पशुपालन भी वो करने लगे थे।
तो उन्होंने नदी के पारे अपना मतलब कहीं ना कहीं निवास बनाया होगा, वहीं पे वो अपना जब जो उगाना होता था उगाते होंगे और भरण पोषण करने लगे होंगे। तभी जितनी भी सभ्यताएं हुई सब नदी के किनारे हुई। अब सिंधु सभ्यता की बात की जाए, सिंधु सभ्यता की सभ्यता कहाँ है, तो सिंधु सभ्यता इसे इसलिए नाम पड़ा तो ये सबसे पहली सभ्यता खोजी गई थी। अब ये समझिए, तो सिंधु सभ्यता एक नदी थी, सिंधु नदी, एक नदी थी सिंधु नदी। एक मिनट आपको हम बताते हैं, रुकिए। ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई है वो एक नदी थी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता मिली, तभी इसकी खोज हुई। अब सोचने वाली बात है कि सिंधु सभ्यता की खोज की किसने होगी, ये कैसे मिला, अचानक से तो मिल नहीं गई होगी, कहीं ना कहीं कोई किसी को परिणाम मिला, इसके प्रमाण मिले होंगे। तो इसको जो परिणाम पहले मिला था 1826 में, 1826 में इसकी जानकारी हुई थी। आज जानकारी थी 1826 में इसकी जानकारी मिली थी चार्ल्स मैसन को, चार्ल्स मैसन, इसकी जानकारी मिली थी। फिर समय व्यतीत हुआ, जानकारी इन्हें ज़रूर मिली, लेकिन इसका इन्होंने सर्वेक्षण नहीं किया, क्योंकि कुछ मिले तो इन्होंने ध्यान दिया, फिर इनको नहीं समझ में आया तो इन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन 23 साल बाद 1856 में, 23 साल बाद 1856 में जब कनिंघम आए, तो उन्होंने इसका सर्वेक्षण करना स्टार्ट किया। में कनिंघम द्वारा इसका सर्वेक्षण कर लिया गया। तो फिर एक रेलवे, उस समय रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था, रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था। रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था कराची से लाहौर, कराची से लाहौर रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था। और इसका निर्माण कर कौन रहा था, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं यहाँ से कि सिंधु सभ्यता का नाम किस नदी पर पड़ा, तो सिंधु नदी पर पड़ा, सिंधु नदी पर बना। फिर इसकी सबसे बड़ा, इसकी मतलब जो जानकारी थी, इसकी जानकारी सबसे पहले किसे मिली, इसकी जानकारी सबसे पहले किसे मिली, चार्ल्स मैसन को मिली। फिर इसका सर्वेक्षण किसने किया, सर्वेक्षण किसने किया, कनिंघम ने किया। फिर इसके बाद जब रेलवे लाइन, उसी समय 1856 में ही रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था, कराची से लाहौर चल रहा था। इसका निर्माण कौन रेलवे लाइन का कर रहा था, बर्टन बंधु इसका रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। तो जैसे कि समय मतलब 1856 में स्टार्ट हुआ रेलवे लाइन का निर्माण, तो ऐसा तो है नहीं एक साल में बन जाएगा। 2-3 साल बाद अचानक से उन्हें कुछ फिर से ऐसी चीज़ें मिली, बर्टन बंधु को खुदाई में ईंटें मिली। लेकिन इससे पहले हो चुका था, जब खुदाई हो रही थी तो कई सारी मतलब कई प्रकार की ईंटें मिली, औजार मिले, तो लोग उसे ईंटों को उठा के अपने घर लिए गए। लेकिन जब इसकी जानकारी बर्टन बंधु को हुई कि कुछ नया मिल रहा है, तो बर्टन बंधु ने क्या किया, बर्टन बंधु किया ये कि उन्होंने इसकी जानकारी दो दी, बर्टन बंधु ने इसकी जानकारी सरकार को दे दी, इसकी जानकारी सरकार को दे दी। समझिएगा, रेलवे लाइन का निर्माण 56 में स्टार्ट हुआ था, कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछ रही थी। उसी में कुछ पहले जब खुदाई हो रही थी, आप कहीं पर भी जाएंगे या कहीं पर आप कोई ज़मीन खरीदते कुदाई करते, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर उससे पहले 2-3 हज़ार साल पहले आपको कुछ सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कोई मंदिर था या कोई मतलब कोई चीज़ आप ले ली, हवेली थी, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे बर्टन बंधु को जानकारी तब मिली जब बर्टन बंधु को जब पता चला कि यहाँ पे खुदाई में कुछ ईंटें मिल रही हैं या कुछ औजार मिल रहे हैं और लोग अपने घर लिए जा रहे हैं जो खुदाई कर रहे हैं। तो उन्होंने इसकी जानकारी जो थी सरकार को दी, और सरकार में उस समय थे कनिंघम, सरकार में थे उस समय कनिंघम। जब कनिंघम को पूरी जानकारी, सर्वेक्षण एक बार इन्होंने करवाया था थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी जानकारी नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने फिर से कहा कि मतलब इन्होंने कहा कनिंघम ने कि इसको फिर से खुदाई आप करते रहिए, आप देखते हैं इसके आगे क्या निकलता है, इसमें क्या मतलब आगे है, ऐसी चीज़ें निकल रही हैं तो कुछ ना कुछ इसके नीचे ज़रूर होगा।
तो कनिंघम ने क्या किया, कहा इसके लिए किसी न किसी को चाहिए। अब ये मान लीजिए आप कि जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको मतलब कोई अगर वो रोड बनवा, या मुख्यमंत्री आप हमारे योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, अगर वो कहीं पर कुछ रोड बनवा रहे हैं या कोई मतलब मॉल वॉल मतलब जैसे रोड बनवा रहे हैं, तो रोड खुद तो बनाएंगे नहीं, जाके किसी ना किसी को रखेंगे। तो ऐसे ही कनिंघम ने एक कहा कि अगर इसको खुदाई करनी है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ की स्थापना हम लोग को, मतलब ऐसी चीज़ बनानी होगी, उसका एक अध्यक्ष चुनना होगा, महानिदेशक चुनना होगा, जिसके अंडर में जितनी भी खुदाई हों वो अपने पर उसकी पूरी डिटेल रखे। तब कनिंघम ने 1861 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, मतलब लॉर्ड कर्जन की उस समय सरकार थी, ये तो काम करने आए थे लेकिन सरकार लॉर्ड कर्जन की उस समय थी भारत में। तो लॉर्ड कर्जन की इन्होंने जानकारी लॉर्ड कर्जन की, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने, तो जब ये जो कंपनी के गवर्नर थे ये तो आपके लॉर्ड कर्जन, तो इन्होंने स्थापना की भारतीय पुरातात्विक निदेशालय। इन्होंने भारतीय पुरातात्विक की स्थापना कर दी 1861 में। फिर इन्होंने इसका जो था, इसका अध्यक्ष इन्होंने महानिदेशक नियुक्त किया, चार्ल्स मार्शल को इसका इन्होंने महानिदेशक नियुक्त कर दिया। तो अब क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि जो भारतीय पुरातत्व निदेशालय की स्थापना है उसके महानिदेशक कौन हैं, तो चार्ल्स मार्शल हुए थे। अब बर्टन बंधु ने, समझिएगा, जब बर्टन बंधु सरकार को इसकी जानकारी दी, कनिंघम को बताया कि यहाँ पे जो खुदाई हो रही है इसमें आपको मतलब कई तरह के औजार ईंटें मिल रही हैं, तो कनिंघम ने इसको संज्ञान में लेते हुए जो समय कंपनी गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, उनको जानकारी दी कि सर यहाँ पे हम लोग को खुदाई के दौरान कुछ मतलब विभिन्न तरीके की ईंटें, अलग अलग आकृतियाँ हमें मिल रही हैं, अलंकृत जो हैं आकार के मतलब ईंटें मिल रही हैं या औजार मिल रहे हैं। तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने कहा कि खुदाई तो बहुत कुछ होनी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिमाग ये लगाया कि आगे जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी मतलब खुदाई आने होंगी। या देखिए, अंग्रेज़ों ने हम लोग पे शासन क्यों किया, और उन्होंने इसलिए शासन किया कि उनके दिमाग हम लोग से कहीं ना कहीं ज़्यादा था, तभी उन्होंने, और हमेशा वो बहुत ज़्यादा दूर की सोचते थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं दिमाग लगाया, तो उन्होंने एक भारतीय पुरातात्विक निदेशालय की स्थापना कर दी, जिसके निदेशक बना दिया चार्ल्स मार्शल को। अब चार्ल्स मार्शल के अंडर में सब काम होने लगा। अब जैसे जैसे आगे समय बीता, तभी ये सिंधु सभ्यता निकल के आई। जब खुदाई हुई बर्टन बंधु ने इनके ज़रिए, तब ये सिंधु सभ्यता निकल के आई। लेकिन सिंधु सभ्यता तो सिंधु नदी के नाम पर पड़ा था। अब सिंधु सभ्यता पे चार्ल्स मार्शल ने खुदाई की, तो उसमें हुआ क्या, सिंधु सभ्यता का तो निकल के आई, लेकिन सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं, जब खुदाई हो रही थी, जब मतलब कहीं ना कहीं जब एक पहला खुदाई होके समय जब पूरा कहीं ईंटें निकली, तो एक मतलब पूरा कहीं ना छोटा सा मतलब टूटा उठा हुआ एक शहर निकला, और सबसे पहले हड़प्पा निकला था, और सिंधु नदी के सामने था, तो सिंधु सभ्यता तो नाम दिया गया था, लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहने लग रहे थे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सब खुदाई हुई, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को ढूंढा गया। अब इसके अंदर फिर धीरे धीरे देखिए, हड़प्पा निकला, फिर धीरे धीरे खुदाई होती रही, तब आपके मोहनजोदारो निकला, फिर इसके आगे आपको लोथल देखने को मिला, कालीबंगा, ये तो आगे की बात है। अब सबसे पहले बताते हैं सिंधु सभ्यता में है क्या। सिंधु सभ्यता आखिर क्यों आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आया, क्योंकि इसमें जो ईंटें मिली उस पर कहीं ना कहीं कोई निशान थे, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। और समझिएगा, जो आपका ये सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जो थी, ये सिंधु सभ्यता की जब मतलब खोज हो गई, पूरा जब खुदाई उदाई का काम हुआ, तो हड़प्पा इसका नाम पे खुदाई उदाई के बाद जब एक छोटा टूटा मोटा कहीं ना कहीं आधा शहर निकला होगा, तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाए, हड़प्पा की खोज हुई। ठीक है,
तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अब हड़प्पा हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु सभ्यता को जाना जाता है, क्योंकि सबसे बड़े खुदाई में इसी की खोज हुई थी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। और सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था। आप देखेंगे आखिर इसमें ऐसा क्या था जो इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत गया। तो समझिएगा, जो इसकी भाषा थी, कुछ ईंटें मिली, कुछ औजार मिले, तो उस पर आप इस प्रकार की आपको भाषा देखने को मिलेगी। ये सर्पिलाकार मैंने आपको बताया था, सर्पिलाकार। आप समझिएगा ये क्या था कि कहीं ना कहीं लोग जो सिंधु सभ्यता के थे, उन्होंने अपने जो विचार हैं कहीं ना कहीं ये लिखे होंगे। तो इसे एक अंदाजे से मैं बता रहा हूँ, हाल से देखिए खोजबीन तो हो जाती है, लेकिन अब इन्होंने ये क्या लिखा है, क्योंकि इसे पढ़ा तो जा नहीं सका है। अब ये इन्होंने किस लिए लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो एक अंदाजे से हर चीज़ बैठाई जाती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने भाव लिखे होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसे सिंधु सभ्यता, आपको क्वेश्चन जब बनता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिखावट थी, जो भाषा थी, वो कैसी थी, तो आप उसको ध्यान दिए, वो भावात्मक थी, भावनात्मक। सिंधु सभ्यता की भाषा कैसी थी? भावनात्मक। सिंधु सभ्यता भाषा कैसी थी? भावनात्मक थी। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो लेख मिला है सिंधु सभ्यता का, वो किधर से मिला है? बाएं से दाएं मिला है कि दाएं से बाएं मिला है? तो आप जब एक देखिए, आप एग्जाम जब देखेंगे, आप हाई देखिए, नॉर्मल तो एग्जाम जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये नहीं आता है, लेकिन अब जब थोड़ा आप ऊपर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 2-3 बार आए, मतलब 2-3 बार लगभग पूछे गए हैं कि जो सिंधु सभ्यता की पहली लाइन है, सेकंड लाइन है, तो कहाँ से किधर से किधर। तो आपको ध्यान देना होगा, जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी लिखी गई है दाएँ से बाएँ, दाएँ से बाएँ। देखिए ये दाएँ से बाएँ, और जो फिर जो सेकंड लाइन है ये आपकी लिखी गई है बाएं से दाएं। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हुई और ये देखिए फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं, फिर यहाँ से देखिए स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे ख़त्म हुई बाएं से दाएं। तो ये सिंधु सभ्यता की भाषा कैसी थी? भावनात्मक थी। और फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं और सेकंड बाएं से दाएं। अब इसमें आपको, आप देखिए, आपको नेट है, आप सर्च कीजिएगा कि जो आकृतियाँ मिली हैं इस पर, जो उस पर लेख मिले हैं कैसे मिले हैं, तो आपको लेख इसमें विभिन्न प्रकार के देखने को मिलेंगे। जैसे आपको टी मिलेगा और यू आकार के आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लेख नॉर्मल आप देखेंगे तो यूँ करके आए हैं और ये करके बने हुए हैं, कुछ हल्के से तिरछे टाइप के यूँ करके बने हुए हैं। तो इसलिए इस भाषा को पढ़ा ही नहीं जा सका, इस भाषा को पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भाषा कैसी थी? भावनात्मक थी। और इसकी जो लिखावट जो मिली है वो फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं है, सेकंड लाइन बाएं से दाएं है। सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी थी वो आपको चार्ल्स मैसन को मिली थी। 1856 में कनिंघम के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। और फिर 1856 में ही रेलवे लाइन का काम चल रहा था कराची से लाहौर के बीच। उसका निर्माण कार्य कर कौन रहा था? बर्टन बंधु कर रहे थे। उनको कुछ खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। फिर सरकार में उसमें जो बर्टन बंधु के ऊपर, मतलब जो एक अधिकारी होता है वो थे कनिंघम को जब ये जानकारी बर्टन बंधु दी तो कनिंघम ने उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, उनको जानकारी दी। तो उन्होंने एक भारतीय पुरातन निदेशालय की खोज, मतलब एक स्थापना की, और उसके जो निदेशक थे बनाया चार्ल्स मार्शल को। अब चार्ल्स मार्शल के ये अंदर मोहनजोदारो, ये सब जो सभ्यता, मतलब मोहनजोदारो ये सब खुदाई हुई है, ये सब इनके अंतर्गत आई है चार्ल्स मार्शल। लेकिन चार्ल्स मार्शल ने किया तो, लेकिन अब जैसा आपको हड़प्पा सभ्यता बताएंगे तो दिखाएंगे कि चार्ल्स मार्शल तो एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे, निदेशक हुए थे, नहीं होता। लेकिन इन्होंने भी तो किसी ना किसी को रखा होगा, इन्होंने भी किसी ना किसी को रखा होगा कि आप इसकी खुदाई करिए अपने अंडर में लेके। अब समझिए बात को, जैसे कोई, अब आप योगी आदित्यनाथ को मैंने बताया, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो कोई ना कोई से रोड यमुना एक्सप्रेसवे बना तो उन्होंने खुद तो नहीं बनाया, उन्होंने किसी को दिया होगा काम कि आप ये काम लीजिए या आपको ये यमुना एक्सप्रेसवे तैयार करना है। उसने क्या किया? उसने अपने अंदर किसी को दिया होगा। भाई कौन देता है? लोकल के आदमी को रखता है ना, उसने लोकल को दिया होगा कि भाई तुम यहाँ रहते हो, तुम इसका करो, इसकी खुदाई उदाई करो, उसमें ये यमुना एक्सप्रेस तैयार करो, और जब बन जाए तो आप मुझे बताना। तो वही हुआ। सरकार उसमें गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उसके अंतर्गत जब मतलब कुछ नया चीज़ बन रहा है या रेलवे लाइन बन रही है तो उसके लिए कोई ना कोई अधिकारी नियुक्त किए गए तो थे उस समय आपके ये कनिंघम। फिर जब लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की कि कोई अगर पुराने पुरातत्व साक्ष्य मिलते हैं तो उसको देख रेख तो हम तो कर नहीं पाएंगे,
तो उसके लिए एक निदेशालय बनना चाहिए। तो भारतीय पुरातत्व निदेशालय बना, उसके निदेशालय को 49 मार्चों को बना दिया गया। समझ में आ रहा है? समझिए, 1861 में लॉर्ड कर्जन की सरकार थी। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की और चार्ल्स मार्शल उसके निदेशक चुने गए या अध्यक्ष चुने गए। अब चार्ल्स मार्शल के अंतर्गत ही आपके दयाराम साहनी आए, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। ये तो बाद की बात है। अब सिंधु सभ्यता की भाषा कैसी थी? भावनात्मक थी। फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं लिखी है, सेकंड लाइन बाएं से दाएं लिखी है। अब आप देखेंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार आखिर जब खोजा गया, सिंधु नदी के किनारे जब खुदाई हुई तो बहुत से शहर मिले हैं, लगभग, ऐसा नहीं है, बहुत से मिले हैं शहर। तो इसका विस्तार आपको कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी समझिएगा, आपका जो ये एरिया पूरा पड़ता है, समझिएगा, ये एरिया पड़ता है आपका पूरा है। ये आपका यहाँ पे हो गया यूपी, ये आपका उत्तर में हो गया आपका ये जम्मू कश्मीर। ये आपका इधर आ गया आपका ये, आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये हल्का सा पाकिस्तान है, पाक। अब यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र पड़ जाता है, ठीक है, आप समझिएगा। तो आप देखिए इसका जो उत्तर की तरफ विस्तार था ये मांडा, जम्मू कश्मीर का एक जगह है मांडा, और चेनाब नदी। सिंधु सभ्यता का जो उत्तर का विस्तार था मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा स्थल कोई जगह है, उस वहाँ चेनाब नदी के तट पर इसका सिंधु सभ्यता का उत्तर की तरफ, मतलब सिंधु सभ्यता यहाँ तक फैली थी। अब आपकी बात करें पूरब की तरफ, पूरब की यूपी में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, पूरब में सिंधु सभ्यता का विस्तार, यूपी में आलमगीर हिंडन नदी के तट पर था। अब आप बात करेंगे दक्षिण की तरफ, दक्षिण में महाराष्ट्र प्रवरा नदी, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर था। और पाकिस्तान में आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, उत्तर में जो जम्मू कश्मीर जगह है मांडा, वो चेनाब नदी के तट पर सिंधु सभ्यता का उत्तर की तरफ मतलब प्रवास, मतलब पूरा देखिए सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। जम्मू कश्मीर में मांडा में चेनाब नदी के तट तक जो सिंधु सभ्यता का फैला हुआ था। अब आपको पूरब में आपको यूपी में आलमगीरपुर है, वहाँ हिंडन नदी के तट तक आपको सिंधु सभ्यता का विकास देखने को मिला था। और फिर दक्षिण की बात करें, दक्षिण में महाराष्ट्र में प्रवरा नदी, और जो मतलब जगह थी वो थी एक दायमाबाद जगह थी, वो दायमाबाद थी। और अब आपको पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान का, ये देखिए भारत का नक्शा आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आया, तो पाकिस्तान का एक जगह थी सुत कारगेडोर। और ये कौन सी नदी पे तट पर था? दास्क नदी के तट पर आपको सिंधु सभ्यता का जो है विस्तार देखने को मिला था। अब बात करते थे इसका विस्तार। अब इसका विस्तार था कितना, लगभग आप देखेंगे इसका विस्तार था कितना, तो आपको देखने को मिलेगा जो उत्तर से दक्षिण है, लगभग आपको देखिए अंदाज़ा देखिए लगाया जाता है। तो कहीं पे आपको 1400, उत्तर दक्षिण 1400 देखने को मिलेगा, पूर्व पश्चिम 1200 देखने को मिलेगा। देखिए इसका एक अंदाज़, इसकी कोई निश्चित, और ज़्यादातर ये छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब बात करें, देखिए ये तो सब आप जान गए कि इसकी खोज कैसे हुई, और हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया, तभी तो फिर सिंधु सभ्यता इसलिए हुआ गया, जैसे एक कुछ खुदाई हुई है, जैसे आप सीतापुर, मान लीजिए लखनऊ का आप एग्जाम्पल लीजिए, देखिए लखनऊ शहर कोई है, वो शहर तो तब बना जिसकी मतलब खुदाई, वहाँ पे कुछ हो ना, वहाँ पे उसकी खुदाई हो गई हो और उसका नाम रख दिया गया कि ये लखनऊ है। कोई खुदाई हो रही है, कोई खुदाई हुई, आप देखिए समझिए आप, जैसे गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, कोई खुदाई हुई, कुछ मिला, तो अब नाम क्या रखेंगे? नाम कहीं ना गोमती समुद्र रख दिया गया। फिर जो उसकी खुदाई होकर कहीं ना कहीं छोटा कोई शहर निकला या कुछ ऐसी चीज़ें निकली, तो उसको कह दिया गया, चलो अरे यार ये तो लखनऊ की चीज़ें लगती है, इतनी कालीन पुरानी है, तो उसको लखनऊ कह दिया गया। उसी प्रकार ये सिंधु सभ्यता तो नाम सिंधु नदी के किनारे था तभी रखा गया, लेकिन हड़प्पा की जो पहली खुदाई हुई तो वो इन्होंने नाम रखा हड़प्पा, नामकरण इसका इन्होंने किया था चार्ल्स मार्शल ने। तो सबसे पहली सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पहली खुदाई थी ये, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया।
सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पहली खुदाई हड़प्पा की थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अब आप देखेंगे सिंधु सभ्यता जो था सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। इसे विश्व की पहली नगरीकरण सभ्यता भी बोली जाती है। पहली नगरीकरण सभ्यता भी बोली जाती है। अब आप देखेंगे सिंधु सभ्यता आखिर कितना पुराना है। सिंधु सभ्यता आखिर कितना पुराना है, तो सिंधु सभ्यता आपको लगभग ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1750। अब सिंधु सभ्यता देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार देखिए, आप ध्यान से देखेंगे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जब इसकी खुदाई हुई, जब हर चीज़ खुदाई हो गई, जब एक अंदाज़ा विस्तार लगा लिया गया कि उत्तर में इतना है, दक्षिण में इतना है, पूर्व में इतना है, पश्चिम में इतना है, तो एक आकृति बनाई गई। एक आकृति यूँ करके बनाई गई कि ये इधर से बनाई गई आकृति कि इतना होगा, इधर से बनाएंगे इतना होगा। आकृति एक बनाई गई कि जम्मू कश्मीर, देखिए हम तो ये सीधे लाइन आपको समझाने के लिए बनाया तो आकृति बना रहे हैं, तो आपको ये कहीं ना एक आकृति बनाई गई कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व कितनी होगी। तो कहीं ना कहीं वो आकृति, जब एक नक्शा तैयार किया गया तो वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार निकला। जब उसका पता पूरा डिटेल निकाली गई उसकी, तो उसकी खुदाई जो है त्रिभुजाकार निकला। अब आज के समय में अगर पढ़ेंगे, जो नया अपडेट आया है, तो उनमें त्रिभुजाकार रहा ही नहीं है, और बढ़ी है कि नए देखिए मिल रहे हैं, खुदाई हो रही है तो नई नई चीज़ें मिल रही हैं। तब ये त्रिभुजाकार आकृति थी। तो आप ये जो क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, आकृति तो त्रिभुजाकार, आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार। तो दोस्तों आपको इस समझ में, मैं मतलब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके अंतर्गत आपको जो नए नए स्थल जब खुदाई हुई, जैसे हड़प्पा स्थल खोदा गया, मोहनजोदारो आया, कालीबंगा हुआ, लोथल हुआ, तो ये आपको हम आगे आने वाले क्लास में बताएंगे। तब तक लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपको और अच्छे से डिटेल दे पाएँ हर चीज़ के बारे में। कोशिश करेंगे यहीं कि आपको अच्छे से अच्छा समझाया जाए। तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।